नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गजरौला जनपद अमरोहा के व्यवसाय विद्युत का इलेक्ट्रीशियन के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ट्रांसफॉर्मर पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो हम शुरू करते हैं। पीपीटी में खोलता हूँ। हाँ, व्यवसाय शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय का नाम है इलेक्ट्रीशियन। विषय है हमारा ट्रेड थ्योरी। आज का प्रसंग ट्रांसफॉर्मर अर्थात परिणाम है। शिक्षक का नाम है प्रियंक कुमार नाथ, पदनाम अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान गजरौला जनपद अमरोहा। शिक्षण का सारांश। ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम हिंदी में परिणाम मित्र भी कहते हैं, एक ऐसी विद्युत मशीन है जिसमें चलने या घूमने वाला कोई भी अंग नहीं है, जैसे अवयव भी बोलते हैं उसे। मतलब ये एक स्थिर मशीन है। विद्युत उपकरणों में संभवतः ट्रांसफॉर्मर सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला विद्युत अप्लायंस है। मतलब सबसे ज्यादा यूज इसी का किया जाता है हर फील्ड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो। आपको ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल हर फील्ड में दिखाई देगा। यह किसी भी विद्युत परिपथ सर्किट से अन्य परिपथ में विद्युत अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा धारा की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को बिना बदले विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है। ट्रांसफॉर्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर के कार्य कर सकता है। केवल मतलब एसी करंट पर ही ये काम करता है। डायरेक्ट करंट पे कभी भी ट्रांसफॉर्मर कार्य नहीं करता, क्योंकि इसको काम करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है और एसी लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होता है और डायरेक्ट करंट में नहीं। तो आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर में कोई सचल ऊर्जा नहीं होता, मतलब स्थिर डिवाइस है ये, इसलिए यह सभी विद्युत मशीनों में सर्वाधिक दक्ष यानी कि एफिशिएंट मशीन है। इसकी दक्षता लगभग 98% तक होती है। 80 से 98% तक दक्षता मायने रखती है। बहुत ही ज्यादा दक्षता है, 80 से 90। ट्रांसफॉर्मर एक फेजी भी होते हैं, ये 3 फेजी भी हैं और ये मल्टी फेज भी हो सकते हैं, बहुफेजी। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर का एक चित्र है, जिसमें हमने लोहे की लेमिनेटेड शीट्स को आपस में जोड़ के एक कोर बनाई है। इस कोर में पहली वाइंडिंग है जो हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, जिसे उसमें हम क्या इनपुट प्रदान करेंगे और उसी के अपोजिट हमने यहाँ पर जहाँ पे लोड लगा हुआ है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। और ये जो पहली जो प्राइमरी वाइंडिंग की जो कुंडली है, नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमारे एन की है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा एन एस जो नंबर ऑफ टर्न्स जो उसकी कुंडली की जो भी गिनती है वो एन एस कहलाएगी। तो ये हमारा सिंपली एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की एक संरचना है। इसमें इनपुट में हमने प्रत्यावर्ती धारा ये दिखाई दे रही है, साइनसोइडल वेव है। और इसी की तरह आउटपुट भी हमें प्रत्यावर्ती धारा ही मिलती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं, चाहे तो अपनी हिसाब से जरूरत के हिसाब से घटा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे ये हमारा 3 फेज का ट्रांसफार्मर दिया हुआ है। ये 3 फेज के ट्रांसफार्मर में ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इनपुट दिया है ये आर बाई बी ये दिख रहा है। 120 का फेज डिफरेंस है इसमें। कुंडली जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी के वो सेकेंडरी के अपेक्षा कम है और सेकेंडरी में देखिए कई तरह के इसमें कुंडली कुछ ज़्यादा है। तो उसी के हिसाब से जो आउटपुट हमें मिला है
इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ है, मतलब इसके वोल्टेज हमने बढ़ा दिया है। तो ये एक स्टेप अप वोल्टेज, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का एक बेहतर उदाहरण है। तो जैसे कि थ्री फेज में हमने थ्री फेज इनपुट दिया, आउटपुट भी हमें थ्री फेज का ही मिला है। फेज डिफरेंस सब में हर फेज में 120 का है, और फ्रीक्वेंसी हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों की सेम है। किसी ट्रांसफार्मर में एक या दो से अधिक वाइंडिंग हो सकती है। दो वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के पेयरों, टर्म्स या उसे हम कुंडली भी कह सकते हैं, कुंडली की संख्या एवं उनके विभांतरों में निम्नलिखित संबंध होता है। कुंडली और उसके जो वोल्टेज है उनमें क्या रिलेशन है वो देखिए। रिलेशन है हमारा वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एम पी अपॉन एन। यहाँ पर हमने ये जो टर्म्स हैं वो क्या है ये देखें। वी पी जो है हमारा प्राइमरी का विभवांतर है, विभवांतर मतलब वोल्टेज। प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज है उसे हम वीपी दिया है, नाम दिया है, और वीएस को हमने सेकेंडरी का विभवांतर है ये। इसी तरीके से एनपी ये प्राइमरी की कुंडली या जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एनपी जो प्राइमरी के हैं, और एनएच हमारी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखते हैं कि वोल्टता के आधार पर जैसे ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के होते हैं, एक उत्साहित ट्रांसफार्मर है, एक दूसरा अपचायक ट्रांसफार्मर है। उत्साहित को जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, और अपचायक को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। तो इन दोनों को हमको डिजाइन जैसे करते हैं तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। एनपी की वैल्यू जब एनएस से ज्यादा रहेगी तो हमारा ट्रांसफार्मर बनेगा अपचायक, मतलब स्टेप डाउन। और एनपी की वैल्यू अगर एनएस से कम रहेगी तो ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर अर्थात उत्साहित ट्रांसफार्मर बनेगा। तो आगे आते हैं, अब हम बढ़ते हैं परिचय की तरफ। ये तो सारा था जो हम अपने पूरे टोटल पढ़ेंगे। अब परिचय ये है, ट्रांसफार्मर हमारा सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला ऐसा अप्लायंस है। उद्योगों में डीसी करंट की अपेक्षा एसी का जो प्रमुखता है उसका सारा श्रेय केवल ट्रांसफार्मर में ही जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफार्मर ना कि इलेक्ट्रिकल ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी और छोटे छोटे सर्किट्स में भी, बोल्ट तो छोटे छोटे माइक्रो बोल्ट्स में भी काम करता है। और ये ऐसा अप्लायंस है जो निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न धारा में, और उच्च वोल्टता की निम्न धारा को निम्न वोल्टता की उच्च धारा में बदल सकता है। तो सिंपली शब्दों में कहा जाए तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरीके से ये काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा ऊर्जा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में संचालन हेतु क्या क्या विशेषताएं हैं वो आप देखिए। जो विशेषताएं हैं जैसे कुंडली में प्रतिरोध का नाम, जो हमारी वाइंडिंग है उसमें प्रतिरोध हमारा ना के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट जैसे सरल फ्लक्स का ना होना। इसी तरीके से बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आगे आ रहे हैं जो इसके मेरिट्स हैं। शैथिल्य यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं उनका भी ना होना। और फोर्थ पॉइंट में जैसे भंवर धारा जो एडी करंट लॉसेस होते हैं इनका भी ना होना। ये चारों जो मेरिट्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम होते हैं, और इसी की वजह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है वो लगभग 98% तक पहुंच सकती है। तो आगे जब एफिशिएंसी की बात आई है तो अब एफिशिएंसी पर चलते हैं। परिणाम मित्र की दक्षता, सामान्य लोड पर साधारण शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता बहुत अधिक होती है। जो छोटे ट्रांसफार्मरों में 90% से लेकर बड़े ट्रांसफार्मरों में 98% तक विचलित होती है। अब जो दक्षता है हम लोग निकालते कहते हैं वो देखिए। दक्षता इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी इनटू 100। ये हमारा एफिशिएंसी होगी। इससे हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला तो
है कोर, जो एक चुंबकीय पदार्थ का ही बनाना होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में क्या है, जो वायु प्रोडी ट्रांसफॉर्मर है वो भी बनाए जाते हैं। अब दूसरा आता है वाइंडिंग। जो वाइंडिंग है, जो हमारी तांबा एल्युमिनियम के पदार्थ की बनती है, ये एक सुचालक होता है, सुचालक तारों से ही बनाई जाती है, या फिर हम लोग बसबार का भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुचालक आदि भी प्रयोग किए जाते हैं, जो वाइंडिंग के पेड़ों को आपस में या कोर को छूने से रोकते हैं। ये जो इंसुलेटर्स हैं, ये हमारे पोर्सलिन मटेरियल के आते हैं। ट्रांसफार्मर में एक पावर ऑयल डाला जाता है। ये क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर की ब्रेकडाउन शक्ति को बढ़ाता है और स्पार्क वगैरह नहीं होता, और ये उसको ठंडा भी रखने में काफ़ी मदद करता है। ये जो पावर ऑयल जो ट्रांसफार्मर में जो इसका ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, यह ज्वलनशील पदार्थ है, तो इसका इस्तेमाल भी हम संभाल के करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, उसमें देखिए ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए तेल के अलावा कई तरह की शीतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर भी आते हैं। जो पानी का तो वाटर कूल्ड हो गया, एयर कूल्ड में जैसे और भी कई तरह की गैसेज हैं, अमोनिया वगैरह, ये हम यूज करके ट्रांसफार्मर को अपना ठंडा करते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे कोर हो गई, वाइंडिंग है, टर्मिनल बुशिंग्स है, ट्रांसफार्मर का जो टैंक है, और ट्रांसफार्मर ऑयल जो बताया है उसमें डाला जाता है। एक कंजर्वेटर टैंक होता है, एक ब्रीदर होता है। ब्रीदर हमारा जो ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी वगैरह होती है उसको सब सोख लेता है। रिले कई तरह की लगी रहती है सेफ्टी के लिए, और कूलिंग सिस्टम हो गया। तो आगे देखते हैं, ये है पूरा एक डायग्राम है, ट्रांसफार्मर के जो भी पार्ट्स हैं वो इसमें साफ साफ दिए हुए हैं। ये जो सबसे ऊपर ये जो टैंक लगा हुआ है, ये कंजर्वेटर टैंक कहलाता है। ये कभी कभी ऑयल जैसे एक्स्ट्रा ऑयल रहता है, तो ये कंजर्वेटर टैंक फुल रहता है ताकि ऑयल की कमी इसमें ना हो। और ये बगल में ये इसके लिए एक मार्किंग रहती है, जो ऑयल इंडिकेटर, ऑयल का जो लेवल है उसको इंडिकेट करता रहता है। अब ये देखिए इसकी एक ये जो एल्टी बुशिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी एल्टी साइड है। इसी तरह ट्रांसफार्मर के जो पीछे है वहाँ पे 3 बुशिंग होंगी, वो हमारी एसटी साइड हो गई। हाई टेंशन लाइन उधर उधर हम इनपुट देते हैं, और इधर एलटी से हम लोग आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो यहाँ नीचे देखिए ये ऑयल अंदर के स्टैंपिंग में ऑयल दिखाई दे रहा है, ये कूलिंग ट्यूब्स है, और यहाँ पर ये ब्रीदर यहाँ लगा रहता है। ये ब्रीदर, ये ब्रीदर लगा हुआ, ये सिलिका जेल होता है, ये देखने में पिंक रहता है, लेकिन नमी ये सोखता रहता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसको ब्रीदर को भी बदल सकते हैं। अगर ब्रीदर नहीं है अवेलेबल है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर सिलिका जेल को निकाल के सुखा लो, तो ये पहले की तरह ही हो जाएगा, दोबारा ब्रीदर में डाल के हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ये जब इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, तो इस पर हम लोग अर्थिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हैं। बॉडी की अर्थिंग होगी, और न्यूट्रल भी अर्थ किया जाता है इसका, और इसकी ये आकाशीय बिजली होती है उससे बचाने के लिए, लाइन को और ट्रांसफार्मर को बचाने के लिए एक युक्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं LA, मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। ये भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहता है। तो आज जैसे पूरा सारांश हमने ट्रांसफार्मर का पढ़ा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि ट्रांसफार्मर क्या क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर के प्रमुख भाग क्या क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।